Hello guys and welcome back to our next video, that is video number 6 of NPO. In our last video we have covered various items or the important items of NPO and their accounting treatment. क्या क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं एक एनपीओ में और क्या क्या होते हैं उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर करा है। आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, मैंने जान करके इस एडजस्टमेंट पे एक अलग सी वीडियो बनाई है, पिछले एडजस्टमेंट के साथ कंबाइन नहीं किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई थी और ये टॉपिक है भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक एडजस्टमेंट पक्का आपसे एनपीओ के क्वेश्चन में इससे रिलेटेड पूछी जाएगी ही जाएगी, तो इस वीडियो को प्लीज आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ये एक एडजस्टमेंट होती है जो आपसे एनपीओ के क्वेश्चन में पूछी जाती है। पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार यहां पर, फिर मैं आपको समझाता हूं। Not for profit organizations consume consumable items like stationery in office, goods for self-consumption, etc. This type of consumption is treated as an expense for NPO and is recorded in the income and expenditure account debit side of the NPO. अब cost of material consumed होता क्या है? अब एक NPO है, उसका एक ऑफिस होगा तो वहां पर स्टेशनरी की यूज पड़ेगी, उस ऑफिस में चाय की, पानी की, इन सब चीजों की नेसेसरी जो चीजें होती हैं उन सब की जरूरत पड़ेगी, जो छोटी मोटी चीजें होती हैं। अब जब एक एनपीओ ये चीजें सेल्फ कंज्यूम करेगा तो क्या इन पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है? एनपीओ का एक्टिविटीज कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की अपने, लेकिन क्या ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है उस एनपीओ की छोटी मोटी एक्टिविटीज पे? तो अगर ये पैसा खर्च हो रहा है तो ये एक एक्सपेंस भी हुआ, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कंजम्पशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। और अगर ये एक्सपेंस है तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, कोई एसेट क्रिएट तो नहीं कर रहा ना। अब आपने चाय पानी पे, किसी भी चीज पे या स्टेशनरी यूज करने पे पैसा खर्च करा, कोई एसेट थोड़ा ना बना आपका, तो ये रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंस है। तो ये कहां पर आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। और एक्सपेंस है तो कौन सी साइड आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की? डेबिट साइड में। तो जो मटेरियल एनपीओ कंज्यूम कर लेता है, सेल्फ कंजम्पशन कर लेता है, जो बेसिक नेसेसिटी यूज डे बाय डे जो आपको नीड पड़ती रहती है सामान की, उस सामान की कंजम्पशन को भी हम अपने एक्सपेंस में काउंट करेंगे और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। इसी से रिलेटेड है ये टॉपिक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसका मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा, पर इसको कैलकुलेट किस तरीके से करा जाता है आइए हम ये देखते हैं। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, आप सब लोगों ने COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए फॉर्मूला यूज करा होगा अपनी 11th में, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। पहला फॉर्मूला जिससे आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपने जो मटेरियल कंज्यूम करा है उसकी कॉस्ट क्या है वो कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कंज्यूमेबल मटेरियल होगा आपका से स्टेशनरी, उसका आपको ओपनिंग गिवन होगा, ठीक है। तो आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ये आपको गिवन होगा। आपको परचेजेस गिवन होंगी क्वेश्चन में कि आपने परचेज कितना करा है। ओपनिंग स्टॉक गिवन क्यों होगा? ऐसा होता है कि आपने पिछले साल कोई स्टेशनरी खरीदी हो, वो पूरी तो खत्म हुई नहीं है पर थोड़ी सी बची हुई है, तो पिछले साल की जो बच गई है वो इस साल ओपनिंग स्टेशनरी बन जाएगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बन जाएगा। हो सकता है इस साल आपको थोड़ी बहुत और स्टेशनरी की नीड पड़े तो आपने वो स्टेशनरी और परचेज कर ली, तो नेट परचेजेस ऑफ इस कंज्यूमेबल मटेरियल को मान लो आप स्टेशनरी है, ठीक है। तो कुछ पिछले साल का बच गया था, वो इस साल ओपनिंग स्टेशनरी बन गई हमारा स्टॉक, ठीक है। इस साल हमें और स्टेशनरी की नीड पड़ी तो हमने और परचेज कर ली स्टेशनरी, ठीक है। और जो हमने परचेज करी इसमें से कुछ बच गई, सारी यूज नहीं हो पाई, कुछ ऑलरेडी पड़ी थी, कुछ परचेज और करी इस साल और थोड़ी सी बच गई, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड होगा, मतलब यहां पे पॉजिटिव वैल्यू है। इसमें क्या ऐड होगा? नेट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी। हम स्टेशनरी के एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंज्यूमेबल मटेरियल हो सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास था, नेट परचेजेस जो आपने साल के दौरान परचेज करा वो ऐड करा, जो बच गया उसे हटा दिया, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा कि आपने कितना खर्चा किया। फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 की आपके पास स्टेशनरी पिछले साल से आ गई, ठीक है। अब इस साल आपने 10,000 की और खरीद ली, ठीक है। तो कितनी हो गई अब आपके पास? 15,000 की स्टेशनरी, पर इसमें से आपकी 2,000 की स्टेशनरी बच गई, तो कितने की खर्च हो गई? 15 की टोटल आपके पास थी और 2,000 की आपकी बच गई, तो 13,000 वैल्यू आई। ये होता है बैलेंस, इसे हम कहते हैं बैलेंस।
और ये 13,000 का जो बैलेंस है यही है आपकी कंजम्पशन, यही है आपका एक्सपेंस स्टेशनरी पे पूरे साल में। तो आप इसको कहां दिखाएंगे इस एक्सपेंस को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ध्यान रखना कैलकुलेशन के एंड में जो बैलेंस निकलता है वही होता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखता है एक्सपेंस की तरह। और ये जो आप कैलकुलेशन करेंगे, अभी मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में होती है, ठीक है, ये वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन होगी। ये वाली आइटम जो बैलेंस होगी ये उठ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाएगा, एंड जो ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया है आपके पास स्टेशनरी का, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये बच गया है ना आपके पास स्टेशनरी, तो आपके लिए तो फायदा है, एक एसेट की तरह काम कर रही है, तो ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। इस बात को ध्यान रखना। तो दो जगह आपको यहां ध्यान देना है कि जो बैलेंस निकलता है कंजम्पशन का वो कहां जाता है? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड जो क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारी कंज्यूमेबल मटेरियल का, वो कहां जाता है कि बच गया है तो हमारे एसेट साइड में बैलेंस शीट में, कि हमारे पास स्टॉक बच गया है उस सामान का, ठीक है। तो ये दो चीजें यहां पे मेन ध्यान देने वाली है। अब यहां नेक्स्ट आता है कि जब ये फॉर्मूला हमारे पास है तो हमें दूसरे फॉर्मूले की नीड क्यों है? ये आपको क्वेश्चंस में आगे पता लगेगा, पर आप दूसरा फॉर्मूला देख लो, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे आपके पास जो निकल के आएगा फाइनल फिगर ये होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है? बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड। अब सेकेंड फॉर्मूला जो है उसमें क्या होता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का, मान लो स्टेशनरी मानो यहां पे कंज्यूमेबल मटेरियल को, यहां पर भी, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले से निकल सकता है, पर डेटा पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पिछले साल कुछ स्टेशनरी बच गई थी, वो इस साल आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो आपके पास कुछ स्टॉक है स्टेशनरी का, तो वो आप यूज कर लोगे इस साल, ठीक है। प्लस अमाउंट पेड। अब अमाउंट पेड का मतलब आपने स्टेशनरी खरीदने के लिए कुछ अमाउंट पे करा साल के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे एक चीज समझाना चाहूंगा कि जो मैंने आपको ऊपर परचेजेस बताया है और जो मैंने आपको यहां अमाउंट पेड बताया है, क्या ये दोनों सेम चीज हैं? बिल्कुल नहीं। परचेजेस का मतलब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों मिलाकर, ठीक है। और ये नेट का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न हटा दो उसमें से, कि आपने कैश में जो खरीदा, क्रेडिट में जो खरीदा, माइनस जो आपने वापस कर दिया, ठीक है। कुछ सामान पसंद नहीं आया तो वापस कर दिया, वो होती है नेट परचेज। लेकिन अमाउंट पेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिर्फ कैश परचेज, इसमें क्रेडिट परचेज नहीं है। तो यहां ध्यान देना कि अगर तो आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा परचेजेस गिवन है, सीधा सीधा परचेजेस गिवन है, या बॉट गुड्स गिवन है, बॉट स्टेशनरी या परचेज्ड स्टेशनरी, ये वर्ड डायरेक्टली गिवन है और आपको पता लग रहा है कि ये कैश और क्रेडिट दोनों मिलाकर है, तो आप फॉर्मूला फर्स्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको टोटल परचेजेस क्वेश्चन में नहीं मिलती, जैसे कि आप सेकंड फॉर्मूला में देख पा रहे हैं, अमाउंट पेड का मतलब क्या होता है? हम अमाउंट पे किसका करते हैं? जो हम कैश में खरीदते हैं। क्या इसके अंदर क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी आ रहा है? नहीं आ रहा। अमाउंट हम पे करते हैं कैश परचेजेस का। तो यहां ध्यान देना कि ये टोटल परचेजेस नहीं है, तो हमें सेकंड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में आपको पता लग जाए टोटल परचेजेस नहीं गिवन, तो आप सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको स्टेशनरी का गिवन होगा, अमाउंट पेड या फिर कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर बता देंगे, तो आप समझ जाना कि ये कैश परचेज है, टोटल परचेज नहीं है। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला नहीं लग सकता है अभी, ठीक है। और आपको क्या गिवन होगा? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अब ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्लोजिंग क्रेडिटर्स का मतलब समझो, आपके ईयर के, मान लो 2019-20 आपका ईयर है, तो 31 मार्च 2020 को आपके पास कुछ क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स किस चीज के? जिनसे आपने स्टेशनरी खरीदी है। तो आप सिंपल सा छोटा सा एक बार दिमाग लगा के देखो अपना कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो गिवन है, एंड डेट पे आपके क्रेडिटर्स हैं स्टेशनरी के, एंड डेट पे, आपके साल की एंड डेट पे, क्लोजिंग एंड, ठीक है, उस डेट पे आपके क्रेडिटर्स हैं स्टेशनरी के। तो आपने वो सामान कब खरीदा होगा? अपने करंट ईयर में, इसी साल खरीदा होगा, तभी तो एंड डेट में क्रेडिटर्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये ऐड हो रहे हैं क्योंकि मैंने इस साल की परचेजेस में जोड़ूंगा मैं इनको, ये इस साल की मेरी परचेजेस मानी जाएंगी क्योंकि एंड डेट पे क्रेडिटर्स हैं, मतलब इस साल के दौरान मैंने सामान खरीदा और एंड डेट तक पेमेंट नहीं करी है, तो इन्हें कहते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो ये ऐड होते हैं। ऐसे ही एडवांस इन द बिगिनिंग, आप सोचो कि आपका साल शुरू हुआ 2019-20 और आपने 1 अप्रैल 2019 बिगिनिंग में
एडवांस दे दिया एक स्टेशनरी वाले को, कि एडवांस में पैसा दे दिया कि भाई ले 2,000 रुपए और मेरे पास सामान भेजता रहियो पूरे साल। तो ये आपने एडवांस किस लिए दिया? अपने करंट ईयर के लिए दिया। बिगिनिंग में दिया है तो किस लिए दिया है? कि 2,000 रुपए दे रहा हूं पूरे साल, इस पूरे करंट ईयर मेरे पास सामान भेजता रहियो 2,000 रुपए जब तक खत्म ना हो जाए। तो एडवांस इन द बिगिनिंग भी ऐड होगा, ये भी आपकी परचेजेस का पार्ट बन रहा है कि ये भी आपकी परचेजेस में गया। अब देखो नेक्स्ट, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। जो आपका 2019-20 है उसमें ओपनिंग का मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019। तो ओपनिंग में आपके क्रेडिटर्स हैं, ये क्यों होंगे ओपनिंग में क्रेडिटर्स? पिछले साल से आए होंगे। खुद सोचो, पिछले साल से आए होंगे तभी तो ओपनिंग क्रेडिटर बने होंगे ना। तो अगर ये पिछले साल के हैं तो मैं इंक्लूड ही क्यों करूंगा? ये पिछले साल की स्टेशनरी की कंजम्पशन में इंक्लूड होगा ना, तो इसको यहां से हटाना है, इसलिए ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम हटा देते हैं। ध्यान से सुनना इस लाइन को, ये पिछले साल से आए हुए क्रेडिटर हैं इसलिए इस साल ओपनिंग बने हैं। तो पिछले साल स्टेशनरी के क्रेडिटर्स पिछले साल की कैलकुलेशन का पार्ट हैं, इस साल से हटाओ। अब यहां देखो नेक्स्ट, एडवांस एट एंड। जो एडवांस आप दे रहे हो एंड में, आप स्टेशनरी वाले को एडवांस देते हो 19-20 अपने ईयर, मतलब 31 मार्च 2020 एंड डेट पे एडवांस दे रहे हो कि भाई मेरे को सामान भिजवा दियो। वो कब भिजवाएगा आपको? एंड डेट पे आप उसको पैसा दे रहे हो तो अगले साल भिजवाएगा ना। तो अगले साल का जब भिजवाएगा तो अगले साल में कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे स्टेशनरी कंजम्पशन में। इस साल क्यों करें? इसलिए ये भी हट जाता है, ठीक है। एडवांस एट दी एंड भी हट जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक क्यों हटता है? माइनस क्यों लगा रखा है क्लोजिंग स्टॉक के साथ? क्योंकि ये तो बच गया, ये तो कंज्यूम हुआ ही नहीं, तो मैं इसको कंजम्पशन का खर्चा कैसे मान लूं? ये तो मेरे पास बच गया है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ये हट जाएगा, इस साल की कंजम्पशन में नहीं आया। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जब इनकी आप कैलकुलेशन करेंगे ओपनिंग से लेकर यहां तक, तो आपके पास क्या निकलेगा? बैलेंस। और ये जो बैलेंस निकलेगा यही है आपका एक्सपेंस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी ड्यूरिंग योर करंट ईयर, ठीक है। तो ये कहां दिखता है? जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था, ये एक एक्सपेंस है रेवेन्यू नेचर का, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आप ये बैलेंस दिखा देंगे, जो भी ये निकलेगा XYZ, जैसे ये निकल रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखा देंगे। अब ध्यान से सुनना एक एक करके। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब हमारे ईयर के एंड में जो स्टॉक बच रहा है वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड। मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है स्टेशनरी का, तो मेरे लिए फायदा है, तो मेरा एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड। आपने एडवांस दिया एट द एंड, अपने इस करंट ईयर के एंड में आपने एडवांस दिया, ठीक है। तो एडवांस जो आपने स्टेशनरी वाले को दिया है तो आपका फायदा है ना, अगले साल आपको माल फ्री में मिलेगा, तो आप इसको अपना एसेट मानोगे बैलेंस शीट में एसेट साइड की प्रीपेड स्टेशनरी, या फिर एडवांस फॉर स्टेशनरी कि मैंने ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ है, मैं बेनिफिट में हूं, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसी तरीके से अगर आप देखो तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है आपको, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स क्यों आए होंगे? क्योंकि पूरे साल उधार लिया होगा तो एंड में नहीं चुकाया होगा, तो क्लोजिंग में क्रेडिटर बन गए हैं, तो ये आपकी लायबिलिटी है, तो आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखेगा ये, ठीक है। अब ये एडवांस इन द बिगिनिंग, ओपनिंग क्रेडिटर्स और ये ओपनिंग स्टॉक कहां दिखेगा, ये मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट की वीडियो में, जब बैलेंस शीट करेंगे। तो आप इनको लेकर बिल्कुल भी चिंता में बताना, जितना मैंने यहां शो करा हुआ है, ये बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट में दिखेगा, इन पे जरा जोर डालना कि ये मैंने रीजन क्यों दिया है कि बैलेंस शीट में क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये क्लोजिंग वैल्यूज है हमारी, ठीक है। क्लोजिंग वैल्यूज जो होती है वो इस साल की बैलेंस शीट में दिखती है, और ये जो ओपनिंग वैल्यूज होती हैं ये मैं बैलेंस शीट की वीडियो में बताऊंगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखती है, वो बैलेंस शीट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये बैलेंस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होता है, और ये वाले बैलेंसेस बैलेंस शीट में शो होते हैं जो क्लोजिंग वाले होते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मुलाज हैं। अगर परचेजेस डायरेक्टली गिवन है, पता लग रहा है टोटल परचेजेस, तो फर्स्ट फॉर्मुला। अगर टोटल परचेजेस डायरेक्टली पता नहीं लग रही, जैसे यहां पर अमाउंट पेड है, तो अमाउंट पेड तो कैश परचेजेस के लिए होता है, क्रेडिट वाली का क्या हिसाब है, तो तब लगाना आप सेकंड फॉर्मुला। और डेटा देखते ही समझ में आ जाएगा। वैसे तो कभी कभी वो लोग क्या कर देते हैं, ऐसा वाला डेटा दे देंगे और आपको टोटल परचेजेस दे देंगे, तो भूल जाना ये वाला फॉर्मूला। फिर अगर इस वाले डेटा के साथ टोटल परचेजेस दे दिया तो ध्यान रखना कि आप टोटल परचेजेस वाला ही फॉर्मूला लगाओगे। कोई बात नहीं, डेटा गिवन है, उसको नल एंड वॉइड अवॉइड कर दो, उसको बिल्कुल खत्म करो। जहां टोटल परचेजेस दिख गई वहां ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है तरीका करने का। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको ये और बेहतर समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। यहां पर मटेरियल क्या है? स्टेशनरी।
तो आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018। 18 और 19 ईयर है ना, तो ये ओपनिंग हो गया। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया स्टेशनरी का। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 30,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 10,000। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्टली आप सबसे पहले नोट करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए या जब भी ऐसी एडजस्टमेंट आ जाए बड़े क्वेश्चन में, क्या परचेजेस मुझे डायरेक्टली गिवन है? यस, मुझे टोटल परचेजेस डायरेक्टली गिवन है। तो मुझे सेकंड फॉर्मूला दिमाग में लाना ही नहीं है, मुझे फोकस ही नहीं करना सेकंड फॉर्मूला के ऊपर जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीधा फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू निकालो। आप लोग सॉल्व करो, मेरे साथ फिर वेरीफाई करना। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 20,000 पुट कर दी। एड परचेजेस, डायरेक्टली गिवन है टोटल परचेजेस, तो फर्स्ट फॉर्मूला ही लगाऊंगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस कितनी है? 30,000 लिख दिया। माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है फॉर्मूले में, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? 10,000। डायरेक्टली गिवन है सब कुछ, तो 20 और 30 50। 50 में से 10 गए तो 40,000। ये वैल्यू आ गई। इसे आप कहते हैं बैलेंस। आप इसको रफ वर्क में लिखेंगे, वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे ना इसको, तो ये हो गया बैलेंस 40,000। अब ये बैलेंस कहां दिखाया जाता है? ये दिखाया जाता है आपका, मैं रफ में लिख रहा हूं बिल्कुल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब मान लो ये तो होती है आपकी एक्सपेंस साइड और ये होती है आपकी इनकम साइड, तो आप यहां पे दिखाएंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, लेकिन आप पूरा लिखेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड और यहां लिख देंगे 40,000। ठीक है, ये अमाउंट तो हो गया। अब इन तीनों में और कौन सा अमाउंट है जो हमारे पास हमें रिकॉर्ड करना है? वो है क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा? ये आएगा बैलेंस शीट में। ये होती है लायबिलिटी साइड, ये होती है एसेट साइड। यहां आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, पूरा आप लिखेंगे और यहां कितना आ जाएगा? 10,000। माइनस का 10,000 मत लिख देना, माइनस यहां हो रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा 10,000। इस तरीके से हम शो करते हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में शो करके दिखा दिया, अब मैं हर क्वेश्चन में आपको इसकी रिकॉर्डिंग शो करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप यहां से समझ लो कि शो किस तरीके से करते हैं। यहां फर्स्ट फॉर्मूला इसलिए लगा क्योंकि डायरेक्टली परचेजेस गिवन है, तो मुझे नीड ही क्या है? तीन ही चीज की नीड है। अगर डायरेक्टली परचेजेस गिवन है तो फर्स्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। डायरेक्टली परचेजेस का मतलब टोटल परचेजेस, कैश और क्रेडिट दोनों। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिया और ओपनिंग क्लोजिंग गिवन था, डायरेक्टली यहां आंसर निकाला और पुट कर दिया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले जो मैंने पीछे दो फॉर्मूलाज, फर्स्ट या फिर सेकंड, जो दोनों फॉर्मूलाज हैं मैंने आपको समझा दिए हैं, अब समझ में आ गए हैं तो उन्हें पहले याद कर लो। ये क्वेश्चंस देखने से पहले आप अगर उनको याद कर लेंगे और दिमाग में रख लेंगे तो आप खुद से क्वेश्चन पहले ट्राई करेंगे और फिर मेरे साथ वेरीफाई करेंगे। नहीं तो यहां मैं कराता जाऊंगा तो आपको लगेगा कि आपको आ गया है, बट ऐसा नहीं होता है। यहां पे मैं फॉर्मूला भी दे रहा हूं, सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, तो वो आपको माइंड में ऐसा लगेगा कि आपको आ गया है, पर वो आपको आएगा नहीं लिटरली। तो आप पहले फॉर्मूलाज को याद करिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कोई क्लब है, वो स्पोर्ट्स मटेरियल थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेता है कि अपने उसमें यूज हो जाता होगा उनका, तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है 31 मार्च 2017 को 10,000। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, आई रिपीट, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2018 5,000। तो ये तो हो गया ओपनिंग स्टॉक 2017 वाला, क्योंकि 18 की पहली डेट को ये ओपनिंग बन जाएगा ना, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 18, तो ये 1 अप्रैल को आके ओपनिंग बनेगा, तो ये ओपनिंग स्टॉक, और ये वाला कौन सा हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, देखता हूं कि अगर डायरेक्ट परचेजेस गिवन हुई ना तो फर्स्ट वाला ही अप्लाई कर दूंगा। ये क्या डायरेक्ट परचेजेस है? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर? नहीं, ये डायरेक्ट परचेजेस नहीं है, ध्यान से सुनना। फिर भी अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है कि आपने इतना कैश पे करा है ड्यूरिंग द ईयर। 30,000 कैश पे करा है। ऐसा भी तो हो सकता है आप दुकान पे गए हो, आपने बोला 70,000 का भैया माल दे दो, ये स्पोर्ट्स मटेरियल दे दो, और 30,000 कैश पड़ा है, बाकी उधार कर लेते हैं, बाद में दे दूंगा 40,000 रुपए। 70 में से 30 कैश दिया है और 40,000 का उधार पे लिया है, तो ये टोटल परचेजेस तो नहीं है। अब क्या करूं? मैंने तो कहा था अगर परचेजेस टोटल होंगी तभी पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट अब आप जरा दिमाग लगाइए और देखिए कि क्या यहां पर कोई और डेटा गिवन है जिससे मैं सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं।
क्या यहां पर कुछ और डेटा है ऐसा जिससे मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करूं? क्या यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स या एडवांस इन द बिगिनिंग एडवांस एट द एंड कुछ गिवन है? नहीं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अदर देन कि मैं फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करूं। तो मैं ऐसा मान लूंगा कि ये ही परचेजेस करी हैं मैंने, जो करी हैं कैश में, कोई क्रेडिट परचेज करी ही नहीं है, क्योंकि यहां मेरे पास डेटा ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, सेकंड फॉर्मूला लगाने के लिए। तो इसी को मैं मान लूंगा परचेजेस। तो सेम वही फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। करिए, आप आंसर निकालिए और वेरीफाई करिए। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक 10,000 दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक 10,000। अमाउंट पेड, इस अमाउंट पेड को मैंने परचेजेस क्यों माना? क्योंकि सेकंड फॉर्मूला लगाना तो चाहता हूं पर कोई डेटा ही नहीं है, ये परचेजेस है नहीं। पर सेकंड के लिए, सेकंड फॉर्मूला लगाने के लिए, जो सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने बताया पीछे, उसके लिए मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है, इसलिए ये मान लिया गया कि कैश में ही करी है सारी परचेज। तो यही टोटल परचेज है। तो 30,000 की परचेजेस हो गई। क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन था वो 5,000, तो माइनस कर दिया, जो बच गया 5,000। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला लगाया तो मेरा आंसर क्या आएगा? यहां पे बैलेंस जो बचेगा मेरे पास वो बचेगा 35,000। 35,000 बैलेंस बच गया। अब ये 35,000 बैलेंस बच गया का मतलब क्या है कि आपके पास शुरुआत में इतना स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक था, आपने और इतना परचेस करा, तो टोटल आपके पास साल में हो गया 40,000 का, लेकिन उसमें से 5,000 का ही बचा है, तो 35,000 का कंज्यूम कर लिया है आपने। तो ये आपका क्या हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कौन सी साइड में? डेबिट। डीआर डॉट लिखते हैं ना डेबिट को, डेबिट साइड में, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। ये तो आ जाएगा आपका वहां। और ये क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है आपका 5,000 का, ये कहां आएगा आपका? मैंने बताया था अभी ऊपर, दोबारा बैलेंस शीट में करके नहीं दिखाऊंगा, दोबारा ऊपर करके दिखाया था, इसको खुद से करके देखिए ट्रीटमेंट को। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, डेबिट साइड में डाल दीजिए टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 35,000, बैलेंस शीट बनाइए लायबिलिटीज और एसेट्स, और एसेट साइड में डाल दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 5,000। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो पहले डेटा पढ़ लेते हैं और डेटा पढ़ने के बाद देखते हैं कि पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि सिंपल परचेजेस गिवन है डायरेक्टली और फर्स्ट फॉर्मूला लगा दें, या फिर बहुत सारा डेटा गिवन है तो सेकंड फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारा डेटा गिवन हो पर टोटल परचेजेस भी गिवन हो, तो फर्स्ट लग सकता है इजीली। ठीक है, मैंने बताया था ना, अगर कितना भी डेटा गिवन हो पर अगर टोटल परचेजेस डायरेक्टली गिवन होगी तो आप फर्स्ट लगा सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं डेटा क्या गिवन है। स्टॉक दिया हुआ है आपको 31 मार्च 2016 को कितना? 10,000 का। कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरी की पूरी सेल नहीं है, जो कैश पे करा है हमने, कैश में जो सामान खरीदा है, तो क्रेडिट पे भी कुछ ना कुछ खरीदा होगा, तो ये पूरी परचेज मत मानना इसको। ये है 40,000। क्रेडिटर्स दिए हुए हमें 31 मार्च 2016 को कितने? 20,000। तो ये हो गया मेरा ओपनिंग स्टॉक और ये हो गए मेरे ओपनिंग क्रेडिटर्स। अब देखिए, एडवांस पेड ऑन 31 मार्च 2016 15,000 का, तो ये एडवांस पेड कौन सा हुआ? 31 मार्च 2016 का, तो एडवांस बिगिनिंग का हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं आपको दो डेट गिवन है, मार्च 16 और मार्च 17, तो आपकी एंड डेट ये हुई और स्टार्ट डेट ये हुई, तो ये ओपनिंग हुआ, तो ये ओपनिंग एडवांस हुआ, एडवांस इन द बिगिनिंग दिया हुआ है 15,000 का। क्रेडिटर्स दिए हुए आपको मार्च 2017 31 मार्च 17 के, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5,000। एडवांस पेड ऑन 31 मार्च 2017, एडवांस एट द एंड 10,000। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। डेट से पता लगता है कौन सी चीज ओपनिंग है कौन सी क्लोजिंग है। ध्यान देना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जो सेकंड वाला फॉर्मूला सिखाया है पूरा का पूरा अप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन में कहीं भी टोटल परचेजेस वर्ड नहीं दिखा, या कहीं ऐसा नहीं दिखा कि मैं कैश और क्रेडिट जोड़ के टोटल कर दूं। ठीक है, तो सेकंड वाले फॉर्मूला अप्लाई करो और इसका आंसर निकालो और मेरे साथ वेरीफाई करो। अब देखिए, अगर आप नोट करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक फॉर्मूला यही होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश पेड प्लस एडवांस इन द बिगिनिंग, क्योंकि जो बिगिनिंग में मैंने ईयर के एडवांस दिया है वो इस साल के लिए परचेज करने के लिए दिया होगा। ठीक है, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्योंकि जो मेरे इस साल की एंड डेट पे मेरे क्रेडिटर्स बच गए हैं, वो क्यों बचे होंगे? जो इस साल मैंने उधार पे माल खरीदा होगा। माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्यों होते हैं? क्योंकि ये पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं, तो पिछले साल की कैलकुलेशन में आएंगे।
माइनस एडवांस एट द एंड। एडवांस एट द एंड माइनस क्यों होता है? क्योंकि एडवांस एट द एंड अगले साल के लिए यूज होता है, इस साल में उसकी कैलकुलेशन का यूज नहीं होता, अगले साल स्टेशनरी मिलेगी उसके लिए एडवांस दिया है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जो ये स्टॉक है वो बच गया है, ये कंज्यूम नहीं हुआ है। सो मैंने क्विकली आपको फॉर्मूला रिवाइज करा दिया। अब आप देखो ओपनिंग स्टॉक ऊपर गिवन है 10,000, तो मैंने यहां पुट कर दिया 10,000। कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000, तो कैश पेड आ गया है 40,000। एडवांस इन द बिगिनिंग, देखो कहां है एडवांस इन द बिगिनिंग, ये रहा एडवांस पेड ऑन 31 मार्च 2016 15,000, तो यहां 15,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड करें मैंने 5,000 के, कहां है क्लोजिंग क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 17, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5,000 के यहां ऐड कर दिए। माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स ये रे, क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 16 20,000, तो ये लेस होंगे, ठीक है। एडवांस एट द एंड, तो एडवांस पेड ऑन 31 मार्च 2017, ये एंड वाला है 10,000, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। और क्लोजिंग स्टॉक 10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है तो 10,000। ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आया 30,000। ये जो 30,000 है ये मेरा बैलेंस है। कौन सा बैलेंस? जो मैं कंज्यूम कर चुका हूं, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। और ये कंज्यूम स्टेशनरी मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा, और एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में शो होगा। अब बात आती है कि ये तो हो गया इसको डेबिट साइड में शो करना। इनमें से कौन सी आइटम्स हमारी बैलेंस शीट में जाएंगी? फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है एंड में, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, ध्यान रखना ए लिख रहा हूं, एसेट साइड, ठीक है। एडवांस एट द एंड, आपने ईयर के एंड में एडवांस दिया है, तो ये तो आपका प्रीपेड खर्चा हो गया, और प्रीपेड चीजें हमारा बैलेंस शीट में एसेट बनती हैं। प्रीपेड स्टेशनरी दे दी ना आपने, तो प्रीपेड स्टेशनरी आपका एसेट हुई बैलेंस शीट के अंदर। ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारी इस साल की बैलेंस शीट का नहीं है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स बिल्कुल इस साल की बैलेंस शीट का है, और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती हैं, तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी लायबिलिटी साइड 5,000। एडवांस इन द बिगिनिंग हमारी पिछली बैलेंस शीट का है, पुरानी ओल्ड बैलेंस शीट का, इस साल की बैलेंस शीट का नहीं है। कैश पेड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक हमारी पुरानी बैलेंस शीट का है। तो 1, 2 और 3 आइटम इस साल की बैलेंस शीट में आपको शो करनी है, जैसे मैंने लिखा है एसेट, एसेट और लायबिलिटी साइड उस अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो बैलेंस होता है ये कंजम्पशन होती है हमारी, हमारा खर्चा होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आपको ये शो करना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, अपने डाउट्स पूछें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपका डाउट जरूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।